वो अख्तर साहब को ये कह रहे हैं कि इन्होंने आरजेडी में अर्जी लगा दिया। अरे शहनवाज साहब, आप टिकट के लिए आप मोहताज होंगे, अख्तर ईमान साहब टिकट के लिए मोहताज नहीं है। हम सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल में भी चले गए, पटना के क्षेत्रों में भी चले गए, आसपास में भी चले गए, भागलपुर भी चले गए, और हम लोग 100 सीट को टारगेट कर रहे हैं। इस बार आप लोग 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे? 100% हम लोग 100 सीट पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। खेला बिगाड़ देंगे तो आप लोग जी। राणा रणजीत सिंह का जो बैकग्राउंड देखिएगा, एक भाई भाजपा में है, तो लोग कहते हैं क्या गारंटी है कि जितने के बाद अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी भी तैयारी कर रहे हैं, मुखिया मुर्शीद आलम भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जनता के साथ इन लोगों ने जो धोखा दिया है, आने वाले समय में जनता उनको उनका औकात बता देगी। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में कि चारों के चारों का जमानत जब्त हो। खबर तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि तस्लीम साहब के बड़े बेटा भी संपर्क में आपकी बात है। कितनी घटिया सोच के व्यक्ति है वो। अख्तर ईमान साहब पूरे बिहार में टिकट बांट रहे हैं और बांटते रहेंगे इंशाअल्लाह। 9वीं फेल, उसकी जाकर जूती सीधी कीजिए। सिर्फ फाड़ देने से क्या होता है? बिल फाड़ दिए, कपड़ा फाड़ दिया। फाड़ देने से ही तो आज़ादी मिली थी हमें। उन्होंने बॉर्डर पे हमारे सिपाहियों की, हमारे सेना की हिम्मत अफजाई की। आज पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान ये उनका भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। टिकट जिनको मिलेगी उनके साथ हम लोग हैं, चाहे इसाक आलम को मिले तब भी सभी पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टी कमर कस चुकी है और हमारे साथ आज बात करने के लिए जो है एमआईएम बिहार प्रदेश के बड़े नेता, कोषाध्यक्ष है एमआईएम पार्टी के इसाक आलम साहब, उनसे आज बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस इंडिया 24/7। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आने के लिए, और आपकी टीम का भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है। लगातार जो है, चाहे राजद कह लीजिए, इंडिया अलायंस की बैठकें हो रही है, जेडीयू अपने खंभे को मजबूत करने में लगी हुई है, राहुल गांधी आके चले गए, मोदी जी आने वाले हैं, तो तमाम पार्टी कहीं ना कहीं अपने अपने दावेदार, अपने अपने लोगों को, अपने अपने कुंबे को, अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। एमआईएम को कहाँ पाते हैं इस बीच? जी, अभी तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए थे, आप भूल गए उनको। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आने का मतलब है कि सीमांचल में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, नए और पुराने, सब एक्टिव हो गए हैं। पूरी एनर्जी के साथ वो पार्टी में लग गए। और अब ये है कि सीमांचल में सबसे मजबूत पार्टी के रूप में अगर आज कोई है तो वो एमआईएम है। और हर पार्टी एक बार टिकट पाने की नीयत से हो, या संगठन में आने की नीयत से हो, या मेंबर बनने की नीयत से हो, हर कोई, हर मन में, हर व्यक्ति के मन में ज़रूर लालसा रहती है कि हम एमआईएम में जाएं। और हम लोगों ने भी अभी जो जनसंपर्क अभियान चलाया है उसमें हम लोग रात दिन एक करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंबर बना रहे हैं, और बहुत बड़ी अच्छी संख्या में हमारे पार्टी के मेंबर लोग बनते जा रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि और भी जितने भी किशनगंज विधानसभा हो, ठाकुरगंज विधानसभा हो, बहादुरगंज विधानसभा हो, कोचाधामन विधानसभा हो, सभी विधानसभाओं में हमारे पार्टी के संभावित प्रत्याशी वो लोग घूम घूम करके लोगों को पार्टी में जोड़ रहे हैं और संगठन को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि आप जो है एमआईएम बिहार के प्रदेश कोषाध्यक्ष है, बड़े नेता है एमआईएम पार्टी के बिहार में, तो आपसे ये सवाल वाजिब बनता है कि आप जो है, अब आपकी पार्टी जो एमआईएम है वो कहीं ना कहीं सीमांचल और किशनगंज से बाहर निकल कर भी चुनाव लड़ने जा रही है। जिस तरह से ढाका विधानसभा में लगा हुआ है मुसलमान की आपकी पार्टी में, लेकिन आपने पहले ही अनाउंसमेंट जो किया है गैर जब मुस्लिम को दिया, राणा रणजीत सिंह को ढाका से। लेकिन इल्ज़ाम ये लग रहा है साहब कि आप कहते हैं कि अपनी क़यादत मजबूत करो, अपने लोगों को जिताओ, लेकिन ढाका विधानसभा की परिस्थिति, वहाँ तो मुस्लिम विधायक जीतते आ रहे थे। मतलब ऐसा क्या हो गया कि आप जो है, देखिए ये अगर आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। हम बहुत ही सेकुलर पार्टी हैं, और आज़ादी के बाद से आज तक हमारा इतिहास सेकुलरिज्म रहा है, और हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ के रखा है, और हर पार्टियों को हम हर विधानसभा चुनाव में टिकट देते आए हैं। चाहे 2015 के विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव हो, या अब आने वाले समय में राणा रणजीत सिंह हो। इस तरह से हमारे हिंदू भाई काफ़ी संख्या में हमारे पार्टी के प्रत्याशी बनाए जाते हैं। तो हमारी पार्टी कभी भी ये नहीं रही कि हम सिर्फ, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो जो विधानसभा है उसमें मुस्लिम बहुल ज़्यादा लोग हैं, मतलब वोटर ज़्यादा है, तो आप अपने क़यादत की बात करते हैं तो वहाँ कोई मुस्लिम शख्स नहीं मिला आपको टिकट देने के लिए? नहीं, देखिए, चूँकि हम लोग ये सीमांचल की बात करते थे, लेकिन अब हम सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल में भी चले गए, पटना के क्षेत्रों में भी चले गए,
आसपास में भी चले गए, भागलपुर भी चले गए, और हम लोग 100 सीट को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि पश्चिमी चंपारण का ढाका यानी इस विधान बार आप लोग 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे? 100% हम लोग 100 सीट पे चुनाव की तैयारी कर रहे खेला हैं। बिगाड़ देंगे तो आप लोग? जी, हम लोगों ने पूरे ज़मीनी स्तर से, चूँकि 2015 में MIM शुरू में आई थी और संगठन हम लोग का बहुत ही कमज़ोर था। उसके बाद 2020 में आपने देखा कि हम थोड़े से संगठन को ले करके 7-8 सीट को फोकस किया हम लोगों ने, जिसमें हम लोग 5 सीट पे कामयाबी हासिल किए और 1 सीट बहुत कम वोटों से हम लोग हार गए। लेकिन अभी जो हमारी तैयारी है वो 100 सीट पे है, और पूरे बिहार के सीमांचल ही नहीं, मिथिलांचल, पटना के आसपास मगध के एरिया में, आपको भागलपुर के एरिया में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लड़ाएंगे और हम बहुत अच्छी सीट में आएगी। चूँकि आप ढाका की बात कर रहे थे, ढाका विधानसभा हम लोग वहाँ एक सेकुलरिज्म छवि देखना चाहते हैं। वहाँ हमारी मुस्लिम बिरादरी की आबादी 18 से 20% है, और हम अगर वहाँ मुस्लिम कोई कैंडिडेट देते हैं तो वो नहीं जीत सकता है। राणा रंजीत सिंह एक सेकुलर मिजाज के व्यक्ति हैं जो पार्लियामेंट के चुनाव में आए थे, और उन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव अचानक से लड़े भी और अच्छा वोट भी लाया, अच्छा प्रदर्शन रहा। चुनाव हारने के बाद वो लगातार पार्टी में बहुत ही मेहनत किए और लोगों को जोड़ने का काम किए, संगठन में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए? नहीं, एक्चुअल में सवाल ये उठता है, राणा रंजीत सिंह का जो बैकग्राउंड देखिएगा, एक भाई भाजपा में है, तो लोग कहते हैं क्या गारंटी है कि जितने के बाद वो नहीं चले जाए भाजपा में? देखिए, राणा रंजीत सिंह के फादर भी MP थे और एक भाई BJP में है, तो वो उनकी अपनी विचारधारा है। राणा रंजीत सिंह की अपनी विचारधारा उसी सीट से क्यों नहीं लड़वा दिए आपको? नहीं, आप भाई के खिलाफ में हम क्यों लड़ाना चाहें? वो अपनी जहाँ से वो लड़ना चाह रहे हैं, उनकी इच्छा है, वहाँ से वो लड़े। सबसे पहली बात है कि राणा रंजीत सिंह एक सेकुलर मिजाज के व्यक्ति हैं। अगर वो चाहते तो उनको RJD में भी टिकट मिल सकता था, BJP में टिकट मिल सकता था। ऐसा बात नहीं कि जिनके फादर सांसद रहे हों और उनके बच्चों को, ये तो हर पार्टी वंशवाद की राजनीति करती है, और वंशवाद के नाम पे तो उनको कहीं ना कहीं टिकट मिल जाता। लेकिन वो MIM में ही क्यों आए? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान की एक आवाज़ है। ये सिर्फ माइनॉरिटी की आवाज़ नहीं है, ये पिछड़े दलितों की आवाज़ है, ये उन लोगों की आवाज़ है जो हर तरह से सताए हुए हैं, मजलूम है। अपर कास्ट के भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए आप राणा रंजीत सिंह मिसाल है, उसी तरह से हमारे यूपी में पंडित मदन मोहन झा, गामा झा जी हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं। हमारे हैदराबाद में एक से एक हिंदू भाई हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसाक साहब, आपने कहा कि वंशवाद की राजनीति, मतलब आप कहीं ना कहीं ने कटाक्ष किया राजद पे, तो अब आ जाते हैं आप सीमांचल पे। सीमांचल की बात की जाए तो आप 5 सीट जीतने में कामयाब हुए, लेकिन बाद में तोड़ दिया गया। तो हम जोकी की बात करने जा रहे हैं। जोकी विधानसभा में जिस तरह से लास्ट वक्त में शहनवाज आलम को आपने टिकट देने का काम किया, बाद में वो मंत्री भी बने MIM पार्टी से हटके। इस बार क्या तैयारी है? मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी भी तैयारी कर रहे हैं, मुखिया मुर्शीद आलम भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है जोकी में? देखिए, ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व डिसीजन करेगा कि प्रत्याशी कौन होंगे, और जो भी प्रत्याशी होंगे, पार्टी का हर व्यक्ति, हर वर्कर, हर पदाधिकारी उनको मंजूर होगा। और जो भी पदाधिकारी होंगे, चाहे सलीम साहब हों, चाहे हमारे मुखिया मुर्शीद साहब हों, या और कोई हों, लेकिन हम लोग एक बात, सबसे बड़ी बात ये चाहते हैं कि जोकीहाट में ही नहीं बल्कि 4 विधानसभा एक ऐसा है जो हम लोगों को, ये लोगों ने हमारे साथ दगाबाजी करने का काम किया, और जनता ने इन्हें पतंग छाप और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को देख करके जिता करके भेजा था। लेकिन जनता के साथ इन लोगों ने जो धोखा दिया है, आने वाले समय में जनता उनको उनका औकात बता देगी। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में कि चारों के चारों का जमानत जब्त होगा। खबर तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि तस्लीम साहब के बड़े बेटा भी संपर्क में आप लोग से। बिल्कुल 100% सच्चाई है ये। वो 3 से 4 महीने से हमारे पास अर्जियाँ लगा कर बैठे हुए हैं, और हम तो शहनवाज साहब को ये बोलते हैं कि बड़ी ही अफसोस की बात है, कितनी घटिया सोच के व्यक्ति है वो अख्तर साहब को ये कह रहे हैं कि इन्होंने RJD में अर्जी लगा दिया। अरे शहनवाज साहब, आप टिकट के लिए आप मोहताज होंगे, अख्तर उल ईमान साहब टिकट के लिए मोहताज नहीं हैं। अख्तर उल ईमान साहब पूरे बिहार में टिकट बांट रहे हैं और बांटते रहेंगे इंशाअल्लाह। शहनवाज साहब अपने एक टिकट के लिए जाकर हमारे जो लालू के बेटे हैं, वंशवाद की राजनीति करने वाले, 9वीं फेल, उसकी जाकर जूती सीधी कीजिए। अच्छा, पूछना ये भी था कि कुछ दिन पहले अभी राजद के बड़े नेता आए हुए थे, काली शोएब, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया। उसके अलावा आपके पूर्व पार्टी में रह चुके हैं, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ फाड़ देने से क्या होता है बिल,
फाड़ दिए, कपड़ा फाड़ दिया। फाड़ देने से ही तो आज़ादी मिली थी हमें। गांधी जी अफ्रीका में जाकर के वहाँ के संविधान को फाड़ दिए, तब ना हम पूरे दुनिया के लोगों ने हमें देखा और आज देखिए हमें आज़ादी मिली। तो आज़ादी तो फाड़ने से ही मिलती है भाई, बोलने से ही आज़ादी मिलती है, बोलने से ही मिलता है। हक अगर आप मांगिएगा नहीं, हक के लिए लड़िएगा नहीं, घर से निकलिएगा नहीं, घर में ही बैठ करके अगर बोलिएगा कि हमारे पास खाना पहुंचा दो, हमारे पास चावल पहुंचा दो, आप जाके खेत में काम नहीं कीजिएगा, अन्न नहीं उगाइएगा, फसल नहीं उगाइएगा, तो आपके घर में अनाज आएगा कहाँ से? तो आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, आप अगर बिल के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि वो एक नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को आंख से आंख मिला करके लड़ाई लड़ने का हिम्मत रखते हैं। आज वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में आज सेक्युलर छवि के रूप में गिनते होने लगा है। जिस तरह से कश्मीर में जा करके उन्होंने बॉर्डर पे हमारे सिपाहियों की, हमारे सेना की हिम्मत अफजाई की, आज पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान ये उनका भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है कि ये नरेंद्र मोदी भी नहीं कर चाहे, बैरिस्टर असदुद्दीन ने वो काम करने का काम किया है। किशनगंज विधानसभा की बात किया जाए, किशनगंज विधानसभा में लगातार देखा जा रहा है कि आप भी तैयारी कर रहे हैं और भी कई लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कैसा चल रहा है तैयारी आपकी? देखिए, पार्टी है, पार्टी में तो हर किसी को प्रत्याशी बनने का एक राइट है। टिकट जिनको मिलेगी उनके साथ हम लोग हैं, चाहे इसाक आलम को मिले तब भी सभी पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ हैं, चाहे जिनको भी मिले। और चूँकि बहुत लंबी लड़ाई हमने राजनीति में लड़ी है और लगभग 30 सालों का राजनीतिक सफ़र हमने तय किया है और बहुत संघर्ष करने के बाद कांग्रेस में ऊंचे ऊंचे पदों को छोड़ करके मैं MIM में 2015 में आया और तब से लेकर आज तक 10 साल तक मैंने पार्टी की खिदमत की है और रात दिन एक कर रहा हूँ, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे जिला अध्यक्षता में, जिस समय मैं जिला अध्यक्ष था, 9 साल करीब जिला अध्यक्ष रहा कांग्रेस पार्टी किशनगंज, नहीं MIM का, कांग्रेस का तो 10 साल में जिला अध्यक्ष रहा और उसके बाद MIM में करीब 9 साल तक जिला अध्यक्ष रहा। और मेरे अध्यक्षता में सबसे पहला विधानसभा किशनगंज का हम लोगों ने जीते। उसके बाद फिर मेरी अध्यक्षता में हम लोगों ने 5 सीटें जीती, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब अख्तरुल ईमान साहब के नेतृत्व में। तो ये तो मैं अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ कि हमने संगठन को मजबूती काम करने का काम किया है। और चूँकि हमारे जो जनता हैं और हमारे जो पार्टी के वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों की काफ़ी ये अनुरोध है कि इसाक भाई साहब, आपने बहुत लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी है और आपने बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं, तो आपको एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि आप जैसे लीडर को अगर विधानसभा में पहुंचते हैं तो हमारे जनाब अख्तरुल ईमान साहब को हाथ को आप मजबूत कीजिएगा और उनका साना रह करके इस सीमांचल, मिथिलांचल और बिहार के अन्य मजलूमों और पिछड़ों की आवाज़ को विधानसभा में उठाने का आप मजबूती के साथ काम कीजिएगा। तो दोस्तों, मेरे साथ थे MIM बिहार प्रदेश के कोषाध्यक्ष इसाक आलम। उन्होंने अपनी तमाम बातों को बेबाकी से रखा और उन्होंने कहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो हक और हुकूक की लड़ाई है और हम जो है इस बार सीमांचल में ही नहीं, बाहर भी जाकर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि 100 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और देखते रहें वॉइस इंडिया 24/7।